और ए के सिंह। और आज फिर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक क्या है हमारा? अरस्तु, यानी कि अरस्तु है। तो अरस्तु के बारे में आप सभी जानते हो, यानी कि प्लेटो पढ़ लिया हमने, अरस्तु पढ़ लिया। और ये कहीं ना कहीं क्या है, एक आपके पॉलिटिकल की जान मानी जाती है, यानी कि पॉलिटिकल की जान मानी जाती है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम अरस्तु के बारे में, यानी कि अरस्तु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अरस्तु कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया? तो सबसे पहले लेके चलते हैं अरस्तु का जीवन क्या है, यानी अरस्तु का जो जीवन हुआ है, यानी कि जन्म हुआ है, वो 344 ईसा पूर्व में थ्रेम्स स्थित स्टागिरमन नामक जगह में हुआ। ठीक है, नामक जगह में हुआ। और ये जो थे, ये यूनानी उपदेशी, यानी कि यूनानी उपनिवेशवाद में थे। ठीक है, कहाँ थे? यूनानी उपनिवेशवाद। ठीक है, अरस्तु को महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन प्लेटो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु प्लेटो का, यानी प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात, महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाला सिकंदर का गुरु था। किसका गुरु था? सिकंदर का गुरु था, शिष्य था। और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। ठीक है, ये सब समझ में आ गई। यानी अरस्तु क्या था? प्राचीन राजनीतिक दर्शन प्लेटो का शिष्य था। और उसका क्या है? विश्व विजय महत्वाकांक्षी रखने वाला सिकंदर का गुरु था। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने कौन सी कृति लिखी थी? इन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध ग्रंथ या प्रसिद्ध रचना लिखी। ठीक है, प्रसिद्ध रचना लिखी थी। ठीक है, अरस्तु द्वारा क्या था? यानी प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्श विचारक पर, यानी आदर्श विचारधारा पर चलते थे। किस पर चलते थे? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए, फिर आगे आता है कि अरस्तु क्या थे? अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य निर्धारित
होता है। क्या होता है? निर्धारित किया जाता है, होता है। इनके अनुसार कल्पना की यानी कि इनके क्या कहना था कि स्वदेशीय पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले ही की जा सकती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना करना। ये इनका कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं क्या है जो है अरस्तु के राज्य की बात। राज्य का विकास में क्रम में सबसे पहले क्या था? इनका क्या था? राज्य के विकास में क्या है? राज्य के विकास में क्या है? राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव व राज्य है। तो ये क्या कहता है? सबसे पहले क्रम में क्या आना चाहिए? ये परिवार, गांव, राज्य। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक और अंगिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदाय का सदस्य होता है। क्या होता है? राज्य क्या होता है? समुदाय का सदस्य होता है। व्यक्तिपूर्ण नैतिक विकास में राज्य के संभव यानी कि संभव है। ठीक है। अतः अरस्तु के अनुसार क्या है? अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता तो वह एक पशु, वह देवता है। तो इनके बारे में यानी राज्य के बारे में कॉन्सेप्ट इन्होंने ये करा। अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा क्या है? अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन के दो पक्ष होते हैं, आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष जो होते हैं। व्यक्तिगत क्या है? आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष होते हैं। ज़्यादातर महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या होता है? राजनीतिक और सामाजिक जीवन को। इसलिए अरस्तु ने व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी का नाम दिया है, यानी कि मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल के तौर पर इन्होंने संज्ञा दी है। परिवार का विचार क्या है? अरस्तु क्या है? अरस्तु ने परिवार को महत्व प्रदान किया है। परिवार में अरस्तु ने पति पत्नी, बच्चे व दासों को शामिल किया, यानी दासों का कॉन्सेप्ट क्या है? अरस्तु वाली कहानी में बताया गया है। अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है और अरस्तु के अनुसार परिवार में पिता यानी पति पत्नी और बच्चे व दास की कॉन्सेप्ट को दिया है। ठीक है। ये था क्या है? अरस्तु के क्या है? अरस्तु के बारे में बताया गया। विधि के शासन की बात करें तो विधि के शासन में अरस्तु के गुरु प्लेटो ने वितरणीय विधि के शासन को महत्व दिया है। विधि युग युग के अनुभव को सचित निधि मानी जाती है। विधि क्या है? एक क्या है? कॉन्सेप्ट है जिनके द्वारा इनके द्वारा कानून के या शासन या दोनों को यानी एक तरह से शासन को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट रही है। ठीक है। नागरिकों के गुण क्या है? नागरिकों के गुण में बताया अरस्तु ने कि अरस्तु के अनुसार नागरिकों को कोई एक सामान्य गुण नहीं होता, उनके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं। राज्य विधान के अनुसार उनके यानी परिवर्तनीय होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। ठीक है। ये सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे जो हमें कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब अरस्तु के जो कहीं ना कहीं जो नए यानी कि आपके अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ पूछे जाते हैं वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ यानी कि अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ। इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपका आ जाता है पॉलिटिक्स। दूसरा क्या आ जाता है? ऑन द सोल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकॉलेशन। ठीक है। फिर क्या आ जाता है? द कैटेगरीज द टॉपिक्स। फिर आपका आ जाता है पोएटिस, यानी कि ये सारे आपके आ जाते हैं। जो आप सोच रहे होगे कि इसके बीच का क्यों नहीं करा है, यानी देखो इसका बीच का जो है कॉन्सेप्ट वो है इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे शासन प्रणाली और वर्गीकरण है। अब शासन प्रणाली और वर्गीकरण में वही सारे यानी शासन प्रणाली की शुद्ध रूप में राजनीतिक, कुलीन तंत्र और क्या है संवैधानिक तंत्र आ जाता है। ठीक है। अब शासन प्रणाली में भ्रष्ट रूप में निरंकुश तंत्र, गुट तंत्र और लोकतंत्र आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अब पूछा नहीं जाता, तो इसलिए इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं मोल नहीं है। और फिर क्रांति का जो विचार है, क्रांति के विचार में अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु ने शासन प्रणाली का क्या है वर्ण के अनुसार जो चीज़ों को व्यवस्थित करा है वो उसके बारे में करता है।
और कुलीन तंत्र और शासन प्रणाली के संविधान में परिवर्तन की क्रांति के बारे में बताया। तो वो सारा सारा एक तरह से थ्योरी में तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लेके चले तो उस टाइम इम्पोर्टेंट है, पर थ्योरी से लेके अगर इधर की तरफ आए तो इस तरफ आजकल इम्पोर्टेंट नहीं आता है। ठीक है, इसलिए वो कहीं ना कहीं रोका गया है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, आप पेपर को उठा के देखिए, पेपर को उठा के जब देखोगे तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं आज के टाइम पे। तो आज के टाइम पे वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।